बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं अमेरिका से साजिद तारड़ साहब, एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। उनसे डिस्कशन करेंगे कि जिस तरीके से तालिबान ने अफ़गानिस्तान को फ़तह किया, इस पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं और उनमें से एक सबसे बड़ा सवाल अब ये उठाया जा रहा है कि क्या अमेरिका तालिबान के साथ कोई खुफिया डील करके फ़रार हुआ है। इस हवाले से आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपके वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू समीर साहब, आपकी मोहब्बतें सर। सर, हमारे व्यूअर्स को इस हवाले से आगाह कीजिएगा, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, आपका तज्ज़िया क्या कहता है कि जिस तरीके से अमेरिका अफ़गानिस्तान से फ़रार हुआ है और तालिबान ने अफ़गानिस्तान को फ़तह किया है, क्या अमेरिका की तालिबान के साथ कोई खुफिया डील हुई है, क्या खुफिया कोई सेटिंग हुई है? इस हवाले से सर आपके पास क्या इतलात हैं? इससे मैं एग्री करूंगा। असल में इनकी या तो डील है या मिसकैलकुलेशन है। दोनों चीजों में से एक है कि अभी तक सारे अमेरिकन किसी को उन्होंने छेड़ा नहीं है, तंग नहीं किया। लेकिन यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका के इंटरनल हालात इतने खराब हैं कि बाइडन साहब जो है वो आल-ऐलान कह चुके हैं कि अफगानिस्तान में तो अलकायदा है ही नहीं है, हमने उसामा बिन लादेन को मार दिया था इसलिए हम वहां से निकल आए हैं। पेंटागन कह रहा है कि वहां पे अलकायदा मौजूद है। और दूसरा ये कि ये अभी तक ये व्हाइट हाउस ने स्टेटमेंट दी है कि उन्होंने किसी अमेरिकन को हाथ नहीं लगाया जो एयरपोर्ट आ रहे थे। फिर बाद में पेंटागन ने कहा नहीं, 150 अमेरिकन आ रहे थे, रास्ते में रोक के तालिबान ने उन पे तशद्दुद किया है। तो असल में इस वक्त जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ हालत, कंफ्यूजन, मायूसी, शर्मिंदगी, इस तरह के हालात मौजूद हैं। और जो बाइडन को उनका जो लिबरल मीडिया है, जिस तरह CNN है, वॉशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, वो उनको सपोर्ट और उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। वरना हर अमेरिकन चाहे किसी भी पार्टी का, वो मायूस है, शर्मिंदा है कि जिस तरीके से वहां से लोग निकले हैं। अब मैं देखे ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अमेरिका किस मुंह से अब ताइवान में जाके लोगों को कन्विंस करेगा कि हम आपको चाइना से बचाएंगे? किस तरीके से अपने एयरलाइंस को बताएगा? हांगकांग में, यूक्रेन में जाके उनको किस तरह बताएगा कि हम आपको रशिया से बचाएंगे, जब अपने साथ जो 20,000 वहां पे लोग अफगानी अब हथेली पे जान रख के काम कर रहे थे, उनको छोड़ के वहां से भाग गए। आज भी बाइडन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें 2-4 चीजें मैं बताना चाहूंगा। मैं हैरान हूं कि दिस इज हाउ द अमेरिकन प्रेसिडेंट बिहेव। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब अफगानिस्तान जल रहा था, तालिबान काबुल में घुस रहे थे, जो हमारे बाइडन साहब थे वो कैंप डेविड में वेकेशन कर रहे थे, वहां से आए हैं, 5 मिनट की स्पीच देकर फिर वापस चले गए। उसके बाद अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके हालात ये है कि दोहा को दोहू कहते रहे हैं वो। और उसके बाद उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी है कि उन्होंने कहा कि सिर्फ हम अमेरिकन को निकालेंगे, वहां पे जो अफगानी हमारे साथ काम करते रहे, हमारे पास कोई कैपेसिटी या रिसोर्सेज नहीं उनको निकालने के लिए। मैं यहां तक देख के मुझे अफसोस हुआ है कि जहाजों में ना सिर्फ अमेरिकन फौजी बल्कि उनके साथ जो कुत्ते हैं उनको भी सीटों में बिठा के ला रहे हैं वो। लेकिन अपने साथ जो अफगानी 20,000 काम करता रहा ट्रांसलेटर, उनको वो तालिबान के अपना उनके हाथों में छोड़ के आ रहे हैं। हाँ, तो फिर अगर ये हालात हैं तो मुस्तकबिल में आप अमेरिकन के साथ काम कौन करेगा? तो मुझे लग रहा है अमेरिका ने अपनी दुकान बंद कर दी है और इनके पास दुकान खोलने की सकत ही नहीं है। अब हालात ये है, उसकी वजह ये है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि ओबामा साहब अपने 8 सालों में क्या कहते रहे हैं, अमेरिकन बच्चों को ये बताते रहे हैं कि वी डोंट हैव टू बी नंबर 1 ऑल द टाइम। हमें नंबर 1 होने की जरूरत ही क्या है? हमें क्यों? अब चाइना का टाइम है, उनको करने दे। बाइडन साहब इलेक्शनों से पहले अपनी कैंपेन में बार-बार कहते रहे कि चाइना इज गुड फॉर अमेरिका, चाइना इज गुड फॉर अमेरिका। तो जब आपके माइंडसेट इस तरह का हो, सोशलिस्ट हो, आप आग लगाएं, घर में बैठ के खाएं, और मेरा इस तरह का एजेंडा हो आपका, तो आप फॉरेन पॉलिसी नहीं देखिए। मैं आपके देखने वालों को एक जरूर बात बताना चाहूंगा। फॉरेन पॉलिसी के मुल्क जो है वो तब तवज्जो देते हैं जब आपके पास अवाम की सपोर्ट आपको हासिल हो, आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल हो, घर में सारे हर अच्छे की रिपोर्ट हो। लेकिन अगर घर में आधा मुल्क ये समझता हो कि आपने इलेक्शन चोरी किया है, घर में आधा मुल्क आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना देता हो, आपके यहाँ पे बॉर्डर खुले हो। देखिए जुल्म क्या हालात ये हैं कि नॉर्दर्न बॉर्डर कनाडा के साथ बॉर्डर बंद है कोविड की वजह से, लेकिन सदर्न बॉर्डर मैक्सिको जो है वो खुला है तकरीबन। वो तकरीबन क्या खुला है? वहां पे रोजाना डेली के हिसाब से 5 से 10,000 बंदा एंटर होता है, उनको होटलों में ले जाके क्वारंटीन कराते हैं छोड़ने से पहले। इलीगल बॉर्डर खुला है लेकिन लीगल बॉर्डर बंद है। तो जब आपके एजेंडे इस तरह के हों, अब मैं छोटी सी बात बताना, जो हम रवाना कहते हैं, जिसको आप पाकिस्तान चरस कहते हैं, वो हमारे कुछ शहरों में डोर डैश पे मौजूद है। आप कॉल करें, घर में डिलीवर कर जाते हैं वो ड्रग डीलर आप। तो जब आप और लीगलाइज अगर इस तरह का एजेंडा हो आपका, मेरा मकसद, तो फिर आप क्या, फॉरेन पॉलिसी तो आप करिए ना रडार पे।
आप क्यों जंगे, आप जंगे करने की सख्त ही नहीं रखते आप। खुद ट्रंप ने भी जो बाइडन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की है, क्या ये एक सियासी तनकीद थी या फिर हुकूमत तब्दील होने के साथ साथ अमेरिका की मुकम्मल तौर पर पॉलिसी भी तब्दील हुई है? नहीं, अमेरिका की पॉलिसी में नहीं, अमेरिका की पॉलिसी तो चले जी वही होगी, लेकिन सख्त नहीं है ना। एक तो पॉलिसी बनाना, पॉलिसी पेपर, पॉलिसी जब तक आप इन्फोर्स नहीं कर सकेंगे वो पीस ऑफ पेपर है, वो सिर्फ एक प्लान है। लेकिन जब तक आप देखें, मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा आपको। 3 लाख फौजियों को कहते हैं ट्रेन किया है, उनको असला दिया है, वो एक दिन नहीं लड़े, एक गोली नहीं चलाई। अब उसके बारे में रिपोर्टें मैं बताना चाहता हूं कि इंटरनल रिपोर्टें ये आ रही है कि 3 लाख नंबर भी गलत बता रहे थे प्रेसिडेंट साहब। वो टोटल फौज थी 96,000 की, जो इन्होंने ट्रेन की थी वो 96,000 फौजी थे, उनमें से आधे चरस पे लगे हुए थे। और दूसरा, जब वो उनकी ना लड़ने की वजूहत ये थी, एक तो उनको अप्रैल से तनख्वाह नहीं दी गई, दूसरी सबसे बड़ी बात थी ज्यादा उनमें से निपट थे। वो अमेरिकन आर्मी में जो आपका अमेरिका का असला था उसको चलाने की सख्त नहीं रखते थे, क्योंकि सारे निपट थे वो अफगानी फौजी। और उस 96,000 में से सिर्फ 60% जो थे वो लड़ाई करने वाले थे, दूसरे सारे लॉजिस्टिक का हिस्सा थे। तो उन्होंने क्या फिर लड़ना था। और दूसरा, जब अपने मुल्क के साथ ही आप धोखा करें, असल में फैक्ट नंबर आपके पास 96,000 हो, बार बार आप आके बताते रहे कि पहले ये कहते रहे कि 1 साल लगेगा तालिबान को आने में, फिर उन्होंने कहा 6 महीने लगेंगे, फिर 90 डेज, फिर प्रेसिडेंट साहब कहते रहे 1 महीना, फिर कहते रहे नहीं जी काबुल नहीं कभी गिरेगा। तो अपनी कौम को जब आप धोखा दें, मीडिया आपके कंट्रोल में हो, CNN आपके साथ हो, वॉशिंगटन पोस्ट आपको सपोर्ट करता हो, तो फिर जो मर्जी आप कह दें, मेरे लोगों को भी झूठ जितना मर्जी बताएं, उसका क्या फर्क पड़ता है। यही हो रहा है बिल्कुल इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में। अगले एक सबसे, आज तक मैंने जिंदगी में अपने 36 साल अमेरिका में मैंने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी कि जब किसी भी अखबारी नुमाइंदे या जर्नलिस्ट से आप सवाल ही ना पूछें और कहें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेसिडेंट साहब ने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं लिया। दूसरी सेकंड जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो अपने लोगों को पहले क्वेश्चन बताए होते हैं, उन्होंने पेपर के ऊपर लिखे होते हैं जवाब। दूसरा, मैं आपके देखने वालों को ये बताऊंगा कि अशरफ गनी साहब भी एक करप्शन का हिस्सा थे, उसके बाद कारजाई साहब भी एक करप्शन का हिस्सा थे। मैं दोनों का बैकग्राउंड बताना चाहता हूं और उनकी फेल होने की वजूहत बताना चाहता हूं आपको थोड़ी सी। कारजाई साहब भी यही अमेरिका से गए थे, उनके भाई का यहाँ जहां मैं बैठा हूं, यहां से 50 मील दूर उनका रेस्टोरेंट था, रोटियां लगाते थे वो। और ये कारजाई साहब जो है खुद एक ऑयल कंपनी में काम करते थे और ये इनके अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थे ये लोग। तो ये जाके इनको इम्प्लॉयड किया गया। उसके बाद अशरफ गनी साहब कौन थे, बचपन से आके अमेरिकन स्कूलों में पढ़ते रहे, जॉन हॉपकिंस स्कूल है यहाँ पे बाल्टीमोर में, वहां पढ़ाते थे। इनको भी एज ए जिस तरह जॉब क्लर्क बिठाया जाता है जाके चले जाते थे। कारजाई फैमिली ने और अशरफ गनी फैमिली ने इतनी करप्शन की है कि आप सोच नहीं सकते। अशरफ गनी साहब की बच्ची 42 साल की या परमानेंट रहती है अमेरिका में, ब्रुकलिन में, न्यूयॉर्क में, एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहती। कल उसने स्टेटमेंट दी, आपके तो नहीं आई होगी, यहाँ पे उसकी स्टेटमेंट आई। ये लोग अमेरिकन पेरोल पे थे ये। अच्छा, इनके अब करते क्या थे, अमेरिका की सबसे ज्यादा सितम जरीफी ये है कि यहां भी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। यहां पे भी जितना पैसा वहां पे लगाया गया है उसका 20% अफगानियों को दिया गया, 80% इनके पास ही था। कौन खाते हैं? अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर खाते हैं। तो ये अमेरिका, अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, दुख होता है क्योंकि मैं अमेरिका का टैक्स पेयर हूं, लेकिन यहां का कोई वकील, कांग्रेसमैन, सेनेटर किसी कोर्ट में जाके ये केस फाइल नहीं कर सकता कि हमें जी मिसलीड किया गया है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन दिखा के इराक को तबाह किया गया, उसके बाद लीबिया को तबाह किया गया, अफगानिस्तान में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जाके डॉलरों का वहां पे ठोका गया। इसके अकाउंटेबिलिटी क्यों किया गया ऐसे? जिस तरीके से पाकिस्तान में करप्शन में, पाकिस्तान भी नाइजीरिया के बाद वो आता है, इसी तरह अमेरिका भी ऊपर वाले नंबरों में है। यहां पे ये कहा जाता है, यहां पे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को चलाने के लिए अमेरिका को 2 जंगों की जरूरत होती है। वो अब देखते हैं नए महाज कहां खोलते हैं, किस मुल्क पे करते हैं, दोबारा चढ़ते हैं, क्योंकि इनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चलते ही नहीं जब तक जंगे ना हो। क्योंकि यहाँ पे स्वाय आर्मामेंट्स के, स्वाय हथियारों के अमेरिका में कुछ भी नहीं बनता, बाकी सारा चाइना से आता है।